अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक मौजूद हैं। आपको पता है मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट से, और अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी लोडेड खबरों से वीडियोज़ होती हैं, तो आप भी ज़रूर इनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, उनकी कोई वीडियो मिस मत कीजिए। लेकिन अभी मैं इनको अपने चैनल पर बिठा कर जो इनसे बात करना चाह रहा हूँ वो है जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा को रजिस्ट्रार के ज़रिए मुखातिब करना, और उसमें जो उन्होंने बातें लिखी हैं और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो बहुत सख्त है। उन्होंने जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल जो कि अब एडहॉक जज हैं, उनकी बेंच में शमूलियत पर सवाल उठाया कि उनको क्यों शामिल किया गया है, उस पर एतराज़ किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कमेटी की तश्कील 9 पर सवाल किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखे गए ख़त को तो बाकायदा, अगर सादा लफ्ज़ों में कहें, आम ज़ुबान में कहें तो चीर फाड़ दिया, ठीक है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के बारे में भी जो उन्होंने उनकी प्रोफाइल बयान की है अपने ख़त में, वो भी बहुत सख्त है। यानी कि वो अपने ख़त में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा को कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी ख़त खुद परस्ती का मजमुआ, और सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड बट द जज हैज़ यूज दैट वर्ड, जस्टिस मुनीब अख्तर। उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी ख़त खुद परस्ती का मजमुआ और घटिया मुहिमबाजी है। चीफ जस्टिस का ये तर्ज़ अमल बदकिस्मती है। जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त में उठाए गए अहम आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया गया। ये सब कुछ उन्होंने लिखा है इस ख़त में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस जो मेरा ख़त है इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, और जिस अंदाज में बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा खुद आए हैं, पिछले बेंच को जो उन्होंने 18 जुलाई के मीटिंग में जो कहीं से जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक वो केस को 63A को ले आए, और वहाँ पर उन्होंने जो बेंच प्रपोज किया नामालूम वजूहात की बुनियाद पर जो उन्होंने नहीं हमें बताई, उन्होंने खुद ही बेंच रिकन्स्टिट्यूट करके खुद बीच में घुसाए हैं और इस एडहॉक जज जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल को ले आए हैं। तो इस सब पर बात करते हैं हसनात मलिक साहब के साथ। हसनात मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भाई हसनात में बीमार हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने फिर भी वक्त दिया। मैं इनको हमेशा पकड़ लेता हूँ, बेचारे मुझे नहीं इनकार कर पाते। तो हसनात भाई, लाइक ये तो जिसे कहते हैं अब एक प्रॉपर एक वो कैफियत है कि जहाँ पे आप कहें कि अब लड़ाई खुल के चौराहे में आ गई है। देखिए, ये तो बड़े अरसे से चल रहा है ये मामला, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा का जो ख़त था उसमें उन्होंने अपनी अचीवमेंट गिनवाई थी 25, इसलिए उन्होंने खुद परस्ती लिखा जस्टिस मुनीब अख्तर, और जस्टिस मुनीब अख्तर पे 11 उनके किरदार पे सवाल उठाए। उसको उन्होंने घटिया मुहिम जो आप कह रहे हैं जी, स्मीयर कैंपेन। अब स्मीयर कैंपेन जो है वो हर कोई अपना अपना, उर्दू में आप कह रहे हैं घटिया मुहिम का, तो मेरा ख्याल है वो उस चीज़ का जवाब उन्होंने सिर्फ एक वर्ड से दिया, बजाय इसकी कि वो 6 सफ़ों का लेटर लिखते, एक सफ़े का और वो लेटर लिखकर अपना वो बताते कि मैंने जी जवाब दे दिया। मैंने कहा जी, जब सवाल जो उठाए गए थे वो तो काजी साहब ने जवाब दिया नहीं। जो लीगल मैटर है कि आर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट कैसे चल रही है, ये हाल था। फुल कोर्ट बुलाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल, और उसकी मेन वजह एक्सटर्नल फोर्सेस तो होंगे, लेकिन विद इन इंस्टीट्यूशन। और काजी फ़ाइसा साहब पता नहीं किस चीज़ का इंतकाम ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इदारे से इंतकाम ले रहे हैं, साथ ही जजेस से ले रहे हैं। अभी तो इदारा नुकसान पे है ना। देखें, इदारा कोई भी नहीं कहता। हम तो उस वक्त भी जब काजी साहब इफ्तिखार चौधरी के हम ख्याल थे, उस वक्त से भी सवाल उठाते थे कि ये इनक्रोच कर रहे हैं पार्लियामेंट की पावर। जब ये साकिब निसार जिनके खिलाफ थे, हम उस वक्त भी थे कि यार ये इनक्रोच कर रहे हैं पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इंटरफेयर मामलात को, ये नहीं करते। अब जो ये हो रहा है कि टोटल सरेंडर ये नहीं है कि सिंपल अपनी पावर जो जुडिशन है उनको भी सरेंडर, और बार बार ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अहमियत दें, उनको रिस्पेक्ट दें, इलेक्शन कमीशन को रिस्पेक्ट दें। इलेक्शन कमीशन को रिस्पेक्ट कोई भी है वो अपने किरदार से देते। अब इफ्तिखार नासुर मुल्क और
साकिब निसार को कंपेयर करें, सबको पता है जो एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। जो चीफ जस्टिस जिसकी पहचान प्रो नून है या प्रो पीटीआई है वो नहीं है। इस वक्त देखिए ना सब कुछ अब जो माहौल बन रहा है इसमें तो अब यही आएगा ना कि एक पार्लियामेंट क्रिएट की गई, उस पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, अबॉलिश किया जा रहा है। अब इस पर क्या बात है? फॉर्म 45, 47 के सीरियस मामला हैं, लेजिटिमेसी का मामला है, मैंडेट का इशू है, उसके बाद और वजह ये नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फैसल साहब ने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ और इस चीज़ का पता नहीं उनको रिवार्ड क्या मिलता है। मैं तो समझता हूँ कि वो इससे बड़ा रिवार्ड ये काम वो है जो मार्शल्ला अदवार में भी चीफ जस्टिस साहबान ने नहीं करने दिया कि जी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चलने दो। इवन नैब लॉ अमेंडमेंट में अकाउंटेबिलिटी कोड लगी तो उसको भी एग्जामिन किया गया। 86 जजेस का भी गालबन वो 88 जजेस एंटी टेररिज्म कोड को भी एग्जामिन किया। यहाँ एक ऑर्डिनेंस आ गया, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग चल रही है और आज जमाल मंदोखेल साहब जो खुद कैंडिडेट हैं वो खुद नहीं है, यानी उनको लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जी उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं कि वो चीफ जस्टिस बने। वो हैं अमीनुद्दीन साहब खुद कैंडिडेट हैं, खुद मतलब उनको लोग बाहर में बैठे तो उनकी इन तीन का काजी साहब, जमाल साहब और अमीनुद्दीन इनका हो रहा है। और बात यह है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन बड़ा मुश्किल भी है मुझे लग रहा है। वजह यह है कि ये सब कुछ करने का मतलब ये तो नहीं है कि मंसूर अली शाह को दे दिया, बड़ा क्लियर है। लेकिन ये अगर ठीक है इस जो वो फिर मोरख तो ये लिखेगा ना असरात भाई कि ये 3 जजेस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए ताकतवर लोगों इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेले मोहरे बन के। अब ये है कि अपनी अना है, जजों की अना है किसी मेरी और आप, तो मैं किसी एक्सटर्नल किसी इदारे से आपको धमकाऊं, मतलब पुलिस से धमकाऊं। हाँ, जैसे एक्सटर्नल इदारों से पहले रेफरेंस दायर करवाए जाते थे चीफ जस्टिस काजी फैसल को, अब एक्सटर्नल इदारों से अब ऑर्डिनेंस मंगवाए जाते हैं। ठीक है, ये खतरनाक है, ये इसको कैसे लेके जाएंगे? ये फिलहाल तो चुप हैं लोग, 25 को उनकी कलम तो अभी भी चल रही हैं, फिर ज़बानें भी खुलेंगी, लोग देख रहे हैं जो हो रहा है सब कुछ। अच्छा असरात भाई, एक चीज़ है कि पहले होता था कि मिलिट्री डिक्टेटर्स मार्शल लॉ लगाकर आइन में तरमीम का इख्तियार लेते थे। ठीक है, अब पहली दफ़ा हम उनको एक नया रास्ता दिखा रहे हैं कि आप एक इलेक्शन रिग करो, एक जाली पार्लियामेंट लाओ और उसके ज़रिए एक आइन में तरमीम करवा के अदलिया तबाह कर दो, जमहूरी जिसे कहते हैं रवायात तबाह कर दो, आइनी स्कीम तबाह कर दो, खुद को मजीद एम्पावर कर लो और उसको लेजिटिमेसी भी ले दो कि ये तो पार्लियामान ने अमेंडमेंट किया। कोई ये तो पूछे कि पार्लियामान आई कैसे है? मुझे ये 47 की लास्टिक की शुमारे पर नहीं हुई। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब ने 42 साल की सियासत करने, एशिया का, साउथ एशिया का कहते हैं सबसे पुराना सियासतदान है, ये सीख है, इस तरह सीख है, सबको मालूम है कि मकसद क्या है। आसिफ जरदारी कहते हैं जी 15 साल मैंने जेल काटी है, इस चक्कर में काटी है। और ये आईनी अदालत जो है ना, ये अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी जी और जी हमारा ये आइडिया है बिल्कुल, लेकिन ये आइडिया जो है ना, इसमें इसका जो विक्टिम है वो जज हैं जो पार्लियामेंट के साथ खड़े रहे माजी में, जो इंडिपेंडेंट जो पब्लिक मैंडेट को सपोर्ट करते रहे, जो सियासतदान जो को टफ टाइम दिया वो तो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। और काजी साहब ने खुद जो है वो जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, क्या उन्होंने 199 में किसी सियासतदान को नायल नहीं किया? और देखें काजी साहब के मैं उनके 3 अदवार गिनता हूँ। एक दौर था उनका 2009 से 13 तक, जिस हवाले से हमें जो वहाँ के वकील हैं और वो कहते हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट उनका एक व्यू था और वो उस वक्त स्टेटस को के साथ चल रहे थे। जब वो जो ही यहाँ आए 2015 में पहली दफ़ा उन्होंने आइनी तरमीम जो वो स्ट्राइक डाउन की, फिर फैज़ाबाद धरना की जजमेंट दी, बार बार कहते थे एस्टेब्लिशमेंट वर्ड क्या, सीधा डायरेक्ट नाम दिया करो, फौज जर्नैल इस मुल्क को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जर्नैल वर्दी में ANF का एक जर्नल आ गया था, उसके साथ क्या किया वो एक टाइम था, मेमो गेट भूल के भाई साहब नहीं वो 2009 से 13 तक ठीक है। 14 में पहले एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पोस्चर, फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोस्चर, और जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो फिर दोबारा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट। और अब देखिएगा जब ये 3 साल लेंगे
तो पता नहीं कौन सा होगा। अब जैसे मैं तो समझ रहा हूँ, असद आपको मैं समझता हूँ कि यार इस्टेब्लिशमेंट को 3 साल और हुकूमत इन सब को दे देने चाहिए, दे देने चाहिए। हाँ दे देने चाहिए। वैसे आज इतला ये है कि जी साकिब काई साहब खुद नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मेरे साथ वाले 2 में से किसी एक को बनाओ। नहीं वो भी पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं, लेगेसी उनकी बन चुकी है, वो मेरे ख्याल है घर ये इतलात है। लेकिन देखिए ना, ये 63A का केस में जल्दी क्या है, ये जो मुनीब अख्तर साहब ने बात की है कि पहले आपने बेंच मंसूर अली शाह की सरबराही में किया, मैंने भी इसको पॉइंट आउट किया, फिर क्या वजह बनी, रीज़न बताएं कि आपने क्यों। अब वही उन्होंने कहा कि आप वो बताएं कि आपने वो रीज़न नहीं बताई कि मंसूर अली शाह को निकाल के और फिर आप ये एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खलील, और फिर उन्होंने एक हवाला दिया असरात भाई, उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो व्हाट्सएप मैसेज भेजा था जस्टिस मजहर आलम मियां खलील का, उसका हवाला दे के कहा कि वहाँ पे तय हुआ था कि ये एडहॉक जजेस कौन से केसेस सुनेंगे। तो जब अब आर्टिकल 182 की खिलाफ वर्जी करके इनको बेंच में ला रहे हैं। देखिए मजहर आलम मियां खलील साहब ने कहा जी कि मैं सोशल मीडिया की कंपेन चल रही है, मैं नहीं। जजेस ने कहा कि सोशल मीडिया कैंपेन का एक जज जो है वो प्रेशर नहीं ले सकता, तो उसको जज ही नहीं रहना चाहिए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था। अच्छा, यही अफरीदी साहब ने अच्छा वहाँ कहा कि जी दोबारा उनसे बात करेंगे। बात क्या नहीं, दोबारा बात करें। वहाँ बात जो अंदर से हो रही थी वो ये हो रही थी कि जी तनख्वाह भी दोगे तो पेंशन भी दोगे कि नहीं, वो दोनों चीजें दोगे तो या अफरीदी साहब नहीं उन्होंने अच्छा अब पूरे फिक्रा मुझसे ना करवाए। अच्छा यह अफरीदी साहब ने कहा कि ये जो तनख्वाह और पेंशन वाला मामला है जुडिशल कमीशन के अंदर सुना है, बात हुई, उन्होंने कहा ये हुकूमत पे छोड़ दें, हुकूमत जाने, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर मेरी और आपकी जेब में जा रहा है। मतलब है इस वक्त जो मेरा ख्याल है 26 से 28 लाख में एक एडहॉक जज पढ़ रहा है। हाँ, 12 से 14 लाख पेंशन अलहदा ले रहे हैं और इतनी ही तनख्वाह अलहदा ले रहे हैं जज की, डबल। इतने में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं पढ़ रहा जितने में एडहॉक जज में पढ़ रहा है। हाँ वैसे एक बात है, गाई साहब ने साकिब निसार होते तो वो कहते या मेरी तनख्वाह ज़्यादा करो तो या इनकी करो, कम करो। ये वो इतनी वो याद है आपको शेल पंप वो वाले में एक उनका MD था, तो उन्होंने कहा कितनी तनख्वाह है, 50 लाख, तो उन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा। इसमें बोला था, गुस्से हो गए थे कि मेरे से भी ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखें ना, यहाँ आपने कौन से मजहर आलम मियां खलील साहब, मैं तो समझता हूँ खुद ही अलग कर होना चाहिए उन्हें। नहीं देखें, जितनी वो तनख्वाह ले रहे हैं उसको वो जस्टिफाई करने के लिए इस बेंच का हिस्सा बन गए वो अब 2 जजेस का देखिए 2 वोट तो पक्के हो गए ना हुकूमत के 63A में, बिल्कुल बगैर एक जमाल मंदोखील साहब और इनका व्यू है ना मिनॉरिटी जी, ये वोट काउंट और वो जिसे कहते हैं मजहर आलम मियां खलील 2 हो गए। हाँ, एक वोट चाहिए। चीफ जस्टिस काली फैसला का वोट आपको लगता है अगेंस्ट जाएगा? अमीनुद्दीन खान साहब, अमीनुद्दीन खान का वोट आपको लगता है अगेंस्ट जाएगा? यार तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बेंच के बाद इतना रिस्क भी नहीं लिया गया कि एक आध जरा दूसरे जज का अतर मिनाला को शामिल कर दें। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो मलिक शहजाद नए जज उसको ले या अफरीदी साहब को शामिल करके मलिक शहजाद को भी किसी केस में बिठा दें, अकील अब्बासी साहब को बिठा दें, वो शरीफ नाराज होते हैं। नहीं, अकील अब्बासी साहब को बिठा दें। नहीं देखें वो अब देखें ये जब इतना रिस्क भी नहीं लिया जा, अब ये बात हमें किसी ने कहा जी माजी में भी तो यही होता है, और भाई माजी में तो हम कहते थे लाइक माइंडेड टर्म मैंने यूज की उस वक्त ये हसनात भाई की दी हुई टर्म थी हम ख्याल बेंचेस। तो अब ये हम ख्याल कारी साहब को पहला मौका मिला, पहले तो कमेटी में को इनको क्वेश्चन नहीं करता था, 12 जुलाई के बाद क्वेश्चन करना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा है जब कोई बंदा हारने लगे तो विक्टिम कार्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की हैत ही चेंज कर दी। हसनात भाई चीफ जस्टिस काजी असूलन आखिरी महीने में तो केस चीफ जस्टिस को वैसे ही नहीं सुनने चाहिए, चैम्बर वर्क करना चाहिए। उनको लगे उनका आखिरी महीना तो फिर वो ये करे ना। लेकिन हसनात भी एक चीज़ बताएं, माजी में चीफ जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल और जस्टिस गुलजार अहमद के बारे में हम कहते थे कि वो फुल कोर्ट इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि उनको पता है फुल कोर्ट में उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फैसला जब गुडी डेज थे तो 2 फुल कोर्ट बुलवा ली, खुद इनवाइट करते थे खुद, ठीक है नहीं अब कहते थे उस वक्त कहते थे। अब जबकि उनको भी पता है कि मैं माइनॉरिटी में और मुझे अपोजिशन का सामना होगा तो फुल कोर्ट नहीं बुला रहे। अब लेना क्रेडिट के देखो मेरी मुखालफत भी थी फिर मैंने फुल कोर्ट बुलाई, अब क्यों नहीं बुलाते? रिस्क ही नहीं लेंगे वो 5 जज से ऊपर, ऐसे लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 144 लग जाए। 5 जजेस से ऊपर ज़्यादा अगर कोई जज कहीं बैठे उठे कहीं नजर आए तो 144 लगेगा। तो वैसे भी सुना है जजेस के चैम्बर पे आजकल बड़ी नज़र रखी जा रही, तो वह वैसे भी मैं आपकी बात इसलिए सेकंड करता हूँ कि जजेस के चैम्बर पे नज़र रखी जा रही है कि एक उनकी साइड के एक यूट्यूबर है, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ट्वीट किया कि कौन आपके चैम्बर में आके गया था और कौन उधर हुआ था,
तो दैट वाज अ मैसेज फॉर देम कि मैं तुम्हारे चैम्बर्स देख रहा हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं खाली कागजी चीफ नहीं हूँ, मेरे पास भी ज़राए हैं जो मैंने खड़े कर दिए हैं। मतलब अपने साथी जजेस की अब जासूसी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, दैट इज समथिंग वेरी डैमनिंग अगर ये ऐसा हो रहा है तो अच्छा मुझे इस बात में एक चीज़ और बताएं कि इस सब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में एक इशारा दिया था कि आप चैम्बर वर्क पे चले गए थे, ठीक है। एक प्रेसिडेंट मौजूद है, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जब मिलिट्री कोर्ट्स पे बेंच पे बना था तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फैसला उठ के चले गए थे कि हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ नहीं मानते प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद, ठीक है, लेकिन हम रिक्यूज़ नहीं कर रहे। आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने वही करके दिखा दिया। क्या आप देख रहे हैं कि जो इशारा जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था, जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस पर अमल दरामद करके दिखाया, क्या आने वाले दिनों में जो मज़ीद लार्जर बेंचेस बनाए गए हैं उनमें दीगर जजेस भी यही काम कर सकते हैं कि आप पहले वो ख़त में ये कहा गया, क्योंकि आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने उस ख़त में हवाला भी दिया जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का और उस बात का। देखें, ये जो हमख्याल कमेटी है ना, इस हमख्याल कमेटी ने 9 बेंच कॉन्स्टिट्यूट किए हैं लार्जर, डेट एक ही फिक्स की है 63 है, क्योंकि जुडिशल पैकेज आ रहा है, वो बड़ा अदलिया की बका का मामला है। अदलिया की बका इस वक्त फंसी हुई है कि जुडिशल पैकेज आए, उसके लिए 63A 30 को लगा, इमीडिएटली कहा गया कि 63A लगे। अब मुनीब साहब नहीं है तो 7 तारीख जुडिशल ये जो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है 10 को आप कर लें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब तस्सुर ये बन रहा है कि मौलाना फजल रहमान राजी नहीं है, वो कहते हैं काई साहब किसी सूरत में भी नहीं एक्सेप्टेबल। अब 63A आप करेंगे तो लोग तस्सुर ये लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि डिफेक्टिंग लॉ मेकर जो डिफेक्ट करके आएंगे नून PTI के, जो PTI का मैंडेट लेंगे, उनसे आप वो फिर अमेंडमेंट होगी 68-7 वाली, रिटायर्ड जज को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाली, इस तरह की कोई चीज़ आ सकती। तो ये इस वक्त वैसे इतला दी है कि काई साहब अब गेम में नहीं है, इन नहीं है, लेकिन हमारी इतला है कि वो गेम में हैं, बिल्कुल इन है पूरे। असल में बात यह है कि गवाहियाँ भी साथ रखी जाती हैं। देखा जी, मैंने तो क्या था कि मैं तो कोई, वैसे आपको एक छोटी सी इसमें खबर दूँ जी, मतलब कहीं से मैंने आई है, कानों में पढ़ी है कि मौलाना की मुखालफत की एक वजह सऊदीज़ की चीफ जस्टिस काजी फैसला से नाराज़गी भी है, जो इन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाले उस मीटिंग में किया था, हुस्न सलूक जो इनका था, वो जो फिर ऑडियो भी आई थी। अच्छा, वो भी एक नहीं तो वो तो सऊदी अगर नाराज़ हैं तो फिर मौलाना क्या, फिर तो बस फिर समझ जाए ना, तो फिर आप नहीं तो अभी यूके वाले खत लिखा था उन्होंने, यूके वाला, हाँ वहाँ पे 3 साल वैसे दे दें, बड़े फॉरेन ऑफिस भी रखनी, वहाँ पे लोग उस खत पे हंसे थे, बस इतना ही आपको कहूँगा, यूके हाई कमीशन। तो अच्छा अब आगे आ जाइए साथ में, क्या चीफ जस्टिस काजी फैसला ऑथर जज के बगैर कल रिकॉन्स्टिट्यूट करके, देखिए कम वक्त में वो करेंगे, वो हर चीज़ में वो इस दरिया को पूरा करेंगे, हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दिलवा के रहेंगे। देखिए वो अब मसला ये है, कौन से टास्क जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो सके, नुकसान फेलियर बड़ा हुआ। 13 जनवरी तो चलें एक पार्टी को एलिमिनेट किया गया, लेकिन फिर वो 8 फरवरी को लोगों ने वोट इतने दे दिए कि समझ ही नहीं आई, फिर मखसूस नशस्तें उनको नहीं दी गई, फिर 6 जज का खत आया, वो कंट्रोल करते करते वो बेंच ही अब नहीं बन रहा, वो ऐसे वो बेंच की तरह है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल क्यों रुका हुआ है? ट्रायल हो, बंदे को सज़ा हो, बंदे जाएँ या जो भी, वो जो 85 लोग हैं वो कौन उनका जिम्मेदार है? ना उमर अता बंदयाल साहब के दौर में चले कहा गया जी फुल कोर्ट बनाया, काई साहब के दौर में वो केस क्यों नहीं डिसाइड हुआ जी? अब तो छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, समर बुनियादी हुकूक का मसला, असल के रिस्क ये है कि वो बेंच भी अगर बना ना, कहीं बंदे ज़्यादा हो गए तो, क्योंकि 5 से ज़्यादा जैसे मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं खड़े हुए बंदे भी जज नजर आए ना, तो दफा 144 सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा देंगे टीटी। अच्छा, ये लेकिन हसनात भी देखिए ना, ये कितना जुल्म है कि सुप्रीम कोर्ट पर जो मुदाखलत का केस है कि वहाँ पर मुदाखलत हो रही है, आपने वो केस नहीं लगा रहे, लेकिन जिससे सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत मजीद ज़्यादा बढ़ सकती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेदस्तोपा हो सकती है, हाई कोर्ट्स बेदस्तोपा हो सकती है, उसके लिए आप 63A फौरन लगा रहे हैं, वो आपके ज़्यादा दिल के करीब है। ऑर्डिनेंस के बाद अब कोई कसर रह गई है मुदाखलत, ये तो अब मजाक रह गया, वही ना, वो मुदाखलत है वो तो। और अब समझ आ गई है कि ऑर्डिनेंस की अभी सही खुश नहीं हुई, आपने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी कमेटी, कोई थोड़ी परसेप्शन ही बेहतर अगले दिन कर देते, हफ्ते वाले दिन कर देते,
वो परसेप्शन ये ना जाती कि जी ये मिलजुल के हुआ काम, लेकिन वो नहीं, वो उस तरह भी तसुर नहीं। अब तो चीज़ें वो ये लग रहा है कि वो इसलिए फौरी तौर पर रिकॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी थी और 30 तारीख तक ये केस लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो अमेंडमेंट हुकूमत का टारगेट है पहले हफ्ते में हम पास करवा लें, क्योंकि दूसरे हफ्ते में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, तो उससे पहले पहले आपने ये खेल खेलना है, क्योंकि फिर सिक्योरिटी और दीगर इदारे उधर मसरूफ होंगे। तो अभी आप MNAs की बेटियां और बीवियां उठा सकते हैं ताकि उनको लाके आप वोट करवा लें। मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आप करवा नहीं, 63A अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो उनके बंदे हैं। PTI के कुछ MNA कहते हैं कि जिन्होंने एफिडेविट नहीं दिए, ये बातें भी हो रही हैं। PTI के जो लोग हैं वकील, वो कहते हैं जी बंदे हमने आगे पीछे भी किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वर्क पूरा है, कुदरती अब बच जाए काम, क्योंकि दूसरी तरफ जजेस के पास ऑप्शन लिमिटेड है। ख़त तो उसे काम नहीं चलेगा, ख़त से ज़हरी बात है ये नहीं है। अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो भी नहीं मालूम कि क्या हो सकते हैं। मंसूर अली शाह, एक बात जो अब तय हो रही है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन इस हफ्ते नहीं होता, तो फिर क्लियर हो गया है कि वो नहीं है चीज़। और इतलात ये हैं कि अब जो प्रपोजल आ रही है उसमें 3 जज नहीं, चीफ जस्टिस 5 किए जाएंगे। जब 5 किए जाएंगे तो उससे तो बड़ा वादे हो गया ना कि जज केड़ा लेके आना। हाँ, मेरे तो नजर आ गया ना, मेरी बात है टॉप 5 में तो फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल और जैसे अमीनुद्दीन खान है। मतलब है ये हुकूमत उनके लिए कंफर्टेबल है उनसे। और मंसूर अली शाह साहब को मतलब है ये है कि उनको जो उन्होंने काजी फैसल के केस में जो कुछ किया अब उनको भुगतना पड़ रहा है। उस वक्त उन पे अनवर मंसूर ने इल्ज़ाम भी लगाया था उस वक्त अटॉर्नी जनरल कि आप, मुझे पता है इनमें से जजेस कौन से प्रिवी हैं ड्राफ्ट के और ये वो, लेकिन इंतकाम में इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, जो मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। इंस्टीट्यूशन अबव है लोगों जजों के ईगोज से। तो खैर वो हो गया है मामला, ये जो अब देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। मेरा ख्याल है कि जजेस जो हैं वो इस हालात को उनको भी देख रहे हैं। और अभी KP में सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुई है, हाउस पूरा नहीं है। अगर हाई कोर्ट का किसी एक जज भी सिंगल जज कह दे कि जी फ़िलहाल करें, खैर अभी तो चीफ जस्टिस काजी फैसल मौजूद हैं। देखिए हुकूमत रिस्क नहीं ले सकती आईनी अदालत का क़याम का 25 के बाद, जो भी करना है काई साहब फिर तो मकसद फोत हो गया ना। जैसे मंसूर अली शाह को फिर कैसे रोकेंगे? नहीं, काजी जैसे मंसूर अली शाह को ना रोक सके तो फिर आईनी तरमीम को अगर स्ट्राइक डाउन कर दिया, मैं कह रहा हूँ काजी साहब के होते हुए ही सब कुछ होगा। ऐसा चीफ जैसे 70 साल में एक ही आया है, दाइयों बाद आएगा, वो मेरा ख्याल है कि वो इन्हीं के दौर में ही सब कुछ होगा। पार्लियामेंट एम्पावर होगी इनके दौर में और सारे इदारे एम्पावर होंगे। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली पार्लियामेंट एम्पावर होगी। देखिए ना, ये अब जनवरी 13 के बाद तकरीबन हर फैसले को लोग उस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। जुडिशल पैकेज आईनी 2/3 के लिए, कभी रिकाउंटिंग में 3 MNA PTI के री-सीट कर दिए जाते हैं, कभी रिजर्व सीटें जो है वो नहीं दी जाती। फिर जो मुनीब जमाल मंदोखेल साहब फार्मूला लेके आए, वो फार्मूला आता तो आज मौलाना की ज़रूरत भी नहीं थी, बंदे पूरे थे। बिल्कुल, वो तो फिर आपने उनको करके पूरी दी हुई थी माले गनीमत में, आपने ही वो टर्न दी थी माले गनीमत वाली। और चीफ जस्टिस काजी फैसल सिस्टम की गारंटी है, ये हसनात भाई की दी हुई टर्न्स थी, और जो वक्त के साथ दुरुस्त साबित हुए ना कि बहुत इनको ट्रोल किया गया कि ओह नहीं देखो ये तो डॉलर के लिए सारे कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है हसनात भाई, आखिर में आप ये लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ती देख रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि देखें क्या लड़ाई? एक बात तो ये है ना कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैसल इस वक्त पावरफुल है, क्योंकि उनको पावरफुल की सपोर्ट है। हाँ, ताकतवर लोगों की उनको सपोर्ट है, हुकूमत की जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे हुए, हुकूमत की सपोर्ट है ये आप अच्छा। फिर जो है वो दूसरी जजेस हैं, हाई कोर्ट भी मेरा ख्याल है जजेस के साथ चीफ जस्टिस साहबान तो नहीं है, तो ये जजेस के पास बड़ी लिमिटेड ऑफर हैं, ऑप्शंस हैं मंसूर अली शाह। तो मंसूर अली शाह फिर ठीक है, इस कौम के लिए मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की बजाय कोई और ही चीफ जस्टिस बने। तो ये चीज़ें देखें, ये मेरा ख्याल है कि जजेस तो आखिरी दम तक फाइट तो करेंगे। वो भी देख रहे हैं कि दिन जितना बढ़ जाए, लेकिन अब वो ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि अगर PTI के लोग और वकील कुछ आ गए, हमने देखा कि रावलपिंडी में जो प्रोटेस्ट था इतने बंदे भी नहीं आए तो पैनिक कितना हो गया और सारा पिंडी इस्लामाबाद बंद कर दिया। तो यहाँ एक हुकूमत है, एक सूबे में है एक जमात की, अगर वो जमात जो है वो बंदे लाना चाहे और आप कहते हैं शंघाई को SCO की कॉन्फ्रेंस होगी यानी उन दिनों में जो अगर इतने बंदे
KP से 10-15 हज़ार 20 हज़ार बंदा लाना कोई मुश्किल तो नहीं। मैं समझता हूँ कि एक ऑप्शन है जिस पे हुकूमत अगर देखे तो वो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं रिस्क लिया जाएगा। वो ये है कि अगर आपने करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जिस तरह राना सनोल्ला साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट माइनस काजी फैसल, हम देखते हैं एक बना दें। मुनीब साहब को चलें, आपने नहीं बनाना। मंसूर अली शाह को चले सुप्रीम कोर्ट, या अफरीदी को बना दें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिस पे कुछ सुना है कि बात हो रही है, फिर आया कि रिस्क नहीं लेना, है भी रिस्क ना ले सकते। अच्छा, कि कहीं ऐसा ना हो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खुद ही कह दे कि नहीं जी असी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर हम जज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सिर्फ जमाल खान बंदो के या जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो तो वही कहेंगे कि हम इलीगल। देखिए ये अब मसला आ रहा है ना कि हालांकि जो या अफरीदी साहब हमने भी क्रिटिसाइज किया, वो तो उनका वो तो तीसरी लाइन ले लेते हैं। नहीं वो मतलब है कि उनका अप्रोच 184(3) में ऐसी होम्योपैथिक है। हुकूमत को मसला नहीं है, क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन हुकूमत इस वक्त इस एरोगेंस में है कि उन कहती है नो नो नो, अब आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, दरमियान ग्रे एरिया नहीं है। ग्रे एरिया ऐसा जज चाहिए जो कहे कि मेजॉरिटी जजमेंट को फॉलो करना भी वो था ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। गैर आईनी फैसले को कोई आईनी बॉडी माने ना। ऐसे जजमेंट्स देने वाले जज बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हसन मलिक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आपको आखिर में एक छोटी सी खबर और भी दे दें कि आज इस जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो डिसेंट किया है और एक ख़त लिखा है, उसके ऊपर एक इदारे के किसी बड़े डिपार्टमेंट ने एक मैसेज भेजा चैनल्स को कि देखो मुनीब अख्तर का फ़लाँ सियासी जमात के साथ नेक्सस है, हालांकि उस इदारे का काम ही नहीं सियासत में। तो ज़रा ख्याल कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।